नमस्कार दोस्तों, नॉलेज वर्ल्ड चैनल में आपका स्वागत है। आज हमने सबने सुना होगा कि F-15E स्ट्राइक ईगल जो तकरीबन $95 मिलियन का है, A-10 वार्थोंग जो पर्शियन गल्फ में जाके गिरा वो 20 मिलियन का है, MH-6 लिटिल बर्ड $5 मिलियन का है, 2 C-130 एयरक्राफ्ट कैरियर जो जंबो है $80 मिलियन, इंडिया ने भी ये खरीद रखा है। कुल मिला के तकरीबन $410 मिलियन का नुकसान हुआ। इंडियन रुपीज़ में 380 से 390 करोड़ रुपए का जितना हुआ। हमारे पड़ोसी देश को तो ये सुन के ही शौक लगेगा कि साला इतना तो हमको लोन भी नहीं मिलता। मतलब 200 सोल्जर्स ने एक मिशन पकड़ा था। मिशन क्या था? उनके एक पायलट को बचाना। एक मिल गया था, दूसरा नहीं मिल रहा था, उसको बचाने के लिए। तो जब कॉम्बैक्ट हुआ तब उन्होंने उसको तो बचा लिया, लेकिन अपने जो बाकी जो हेलीकॉप्टर्स प्लेन वगैरह जो थे उधर ही छोड़े, उधर ही उसमें बम लगाए और उड़ा दिया। पूरा का पूरा मलबा हम देख सकते हैं मीडिया पे। और उसके बाद ट्रंप ने भी अनाउंस किया कि यस वी डिड इट। नेतन्याहू ने भी ट्रंप को अभिनंदन किया। लेकिन एक बात कंफर्म हो गई कि ईरान में इन्वेड मतलब अंदर उतर के उसको कब्जाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल जैसा अभी लग रहा है। ईरान भी बोल रहा है कि आप मिसाइल मार लो, बम मार लो, जो भी मार लो, आपके पास टेक्नोलॉजी वॉटएवर, लेकिन एक बार उतर के दिखाओ। वो हमको भी मानना पड़ेगा कि अमेरिका की जो इतना सुपर पावर है कि पूरे अर्थ पे भी कोई प्रॉब्लम होता है, आउटर वर्ल्ड मीन्स कोई एस्ट्रॉयड कोई भी आता है तो उसको टैकल करता है, उसको हैंडल करता है अमेरिका का नासा। इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी वाला देश जिसने वेनेजुएला के मादुरो को मतलब कुछ ही एक दो घंटे में तो उसको उठा के वो वापस भी ले गए थे। इतनी ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी उस टाइम यूज़ की थी, अनबिलीवेबल। पूरी दुनिया मान चुकी थी कि भाई अमेरिका का कोई तोड़ नहीं है, ही कैन डू एनीथिंग। वो पुतिन को भी फिर फिरते हो गए थे कि पुतिन को भी उठा ले गए, कोई दूसरे को भी उठा के ले गए, मतलब दे कैन डू एनीथिंग। लेकिन ईरान ने ये टक्कर दे के इतना तो साबित कर दिया है कि इतना आसान वेनेजुएला जितना ईरान नहीं है। चलो, पायलट्स को तो बचा लिया, दैट्स ग्रेट। अब उसको ट्रम्प को भी अमेरिकन्स को मतलब एक जवाब देना था कि यस ही कैन। लेकिन अभी प्रॉब्लम स्ट्रेट ऑफ हर्मुस अमेरिका के लिए क्या है कि वो इज्जत का सवाल हो गया है। पहले वो बोलता था कि हमारा ये इश्यू नहीं है, जिसको चाहिए तेल वो खुलवाए, हमारा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आफ्टर ऑल तो ट्रम्प का प्रॉब्लम है, क्योंकि युद्ध उन लोगों का चल रहा है और वो अभी स्ट्रेट ऑफ हर्मुस को खाली नहीं मतलब रिलीज़ नहीं करवा सकते। तो मतलब ये उनकी मजबूरी दिख रही है। तो ईरान वहाँ वेरी स्ट्रॉन्ग। और इज़राइल भी बहुत अच्छे से ट्राई कर रहा है। एक्चुअली ऑनेस्टली बताओ तो क्या है कि अमेरिकन्स वेपन्स जो इज़राइल यूज़ करता है वो अमेरिका से ज़्यादा इज़राइल वाले बेटर यूज़ कर रहे हैं। मतलब जो भी प्लेन लॉस हुए हैं वो इज़राइल जब चलाता है तो इतने लॉस नहीं होते। अमेरिकन्स अपने खुद के व्हीकल्स चलाते हैं तो लॉस हो जाता है। मतलब इज़राइल्स आर रियली माइंडेड पीपल। मेरा पर्सनल ये सोचना है कि कौन ऐसा एक देश है जो नॉर्थ कोरिया को एटम बम की टेक्नोलॉजी पैसे के बदले लालच में दी थी। नॉर्थ कोरिया को जब एटम बम की टेक्नोलॉजी दे दी तभी वो भी एक दिमाग मतलब प्रॉब्लम बन के बैठ चुका है वो साउथ कोरिया और जापान के लिए। ईरान के पास तो एटम बम था ही नहीं, वो ये कंफर्म हो गया। ये एटम बम होता तो जब उनके प्रेसिडेंट खमेनी की मौत हो गई तो उसे दूसरे दिन वो बिंदास उस इज़राइल पे चला देते, लेकिन उनके पास नहीं था, ये कंफर्म है। लेकिन उनको भी एक सांत्वना किसी एक कंट्री ने दी थी कि अगर आप पे इज़राइल दवा बोल देता है, आप प्रॉब्लम में आ जाते हैं, अल्टीमेट प्रॉब्लम सॉल्यूशन में हम आपको एटम बम दे देंगे। ये कौन सा देश है? आप गेस करके मुझे बताएं प्लीज़।
मौका मिलता तो इज़राइल भूतकाल में, हमारे हिस्ट्री में भी इज़राइल ने एक देश पे ट्राई किया था। अगर इंडिया का उस टाइम सपोर्ट मिल जाता तो काहूटा किधर है वो भी आप सोचे बताए। काहूटा पे अटैक करके उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटी को डिस्ट्रॉय करने ही वाले थे, लेकिन उस टाइम हो नहीं पाया। अनफॉर्चुनेट, सपोर्ट इंडिया का ही नहीं मिला उस टाइम। ओके, कुछ दिन पहले हमारे पीएम मोदी जी ने एक हिंट दिया था कि काम ज़्यादा है समय कम। लोगों ने उस टाइम में ऐसा सोचा कि ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बात कर रहे हैं और नेक्स्ट राउंड होगा ऐसा, लेकिन उसी टाइम मोदी जी ने बताया था कि ये अभी जो हुआ है उसके परिप्रेक्ष्य में नहीं है, ये दूसरी मैटर है। लेकिन साइन उन्होंने वो सस्पेंस रखा, डिटेल नहीं बताई कि किस बारे में वो बात कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर एक प्रैक्टिस जैसा था। अब आप बताओ कि पूरी दुनिया में आतंकी कनेक्शन घूम फिर कर कौन सी कंट्री पे जाते हैं? डेफिनेटली हम सबको पता है। ट्रेडिंग वॉर इंडिया का चल रहा है अमेरिका के साथ। मोदी साहब मानते हैं कि बिजनेस वॉर इज़ द बेस्ट प्रैक्टिस। ओके, वो चाइना को भी बोले थे कि जब गलवान इंसिडेंट हुआ था कि बॉर्डर डिस्प्यूट हुआ तो संबंध अच्छे नहीं रहेंगे, बाकी व्यापार में हम सामने खेल लेंगे व्यापार। तो ट्रेडिंग वॉर से मोदी साहब को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। वो हम इंडियंस अपने हिसाब से वो हैंडल कर रहे हैं। वो एक्चुअली पूरी दुनिया का प्रॉब्लम है और इंडिया बेनिफिट उस टाइम ले रहा था, तो अभी थोड़ा न्यूट्रल हो रहा है, लेकिन उसके हिसाब से भी हम चल रहे हैं और वो सब सेटिंग हो रहा है। वो दैट्स नॉट बिग प्रॉब्लम। अंदर से मुझे लग रहा है कि ट्रम्प एक तो व्यापारी था। ट्रम्प पहले व्यापारी था, बिजनेसमैन था, अपने आप में बहुत खुश था, लेकिन सत्ता में वो क्यों आया? सत्ता में आया ही इसीलिए कि जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे जब हमला हुआ था तब ही वॉज इन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से वो फॉर्चुनेटली वो बच गया और उसी दिन उसने कसम खाई थी कि मैं पॉलिटिक्स में आऊँगा, प्रेसिडेंट बनूँगा, प्रेसिडेंट बनता हूँ तो मेरा काम एक ही रहेगा। प्रायोरिटी में था उसका कि रेडिकल टेररिज्म को वो डिस्ट्रॉय करके ही रहेगा। इजराइल तो पहले से ही बैठा है रेडी, आओ भाई आओ, हमारे साथ जुड़ जाओ, हमको तो सपोर्ट वैसे ही चाहिए। अभी इंडिया में भी एक ऐसी अथॉरिटी आई है कि जो 100% इसको ख़त्म करना चाहती है। वर्ल्ड में पहली बार ऐसे समीकरण बन रहे हैं कि एक तरफा टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए पावरफुल कंट्रीज साथ में आ रही है। तो आप सोचो कि ईरान पे जब अमेरिका का सपोज़ ईरान पर कब्जा हो जाता है या रिजिम चेंज हो जाता है, उनके कहने पे चलता हो ऐसा, तो प्रॉब्लम किसको होगा? अमेरिका आया मतलब इजराइल भी आ गया, इजराइल बाजू में आ गया तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम, सबसे बड़ा खतरा किसको होगा? 2 दिन पहले उसने धमकी दी है उस कंट्री ने इजराइल को कि हम आपको इजराइल को खाक कर देंगे, जिसको खाने पीने के भी वादे हैं। ऐसे चलता है। तो उसके एक पूर्व मिनिस्टर ने अभी पासित अली समथिंग नाम था, उसने भी धमकी दी कि अगर अमेरिका पाकिस्तान पे धावा बोलता है, युद्ध जंग छेड़ता है, तो हम इंडिया पे अटैक करेंगे। तो वहाँ बहुत ऐसे पत्रकार थे कि भाई अमेरिका पे हमला करेगा तो आप इंडिया पे हमला क्यों करेंगे, ये कौन सी बात हुई? लेकिन वो गधा नहीं था, वो इंटेलिजेंट है, वो समझता है कि ये सब समीकरण चल रहे हैं भाई, कि जब भी अगर ईरान के पास वो आ गए, ईरान का रिजिम चेंज हो गया तो सबसे बड़ा नुकसान उनका ही होगा और नेक्स्ट टारगेट उनका ही आने वाला है। दैट्स अ कंफर्म। तो इसीलिए उसने ये बोला था कि ये सब उसको पता है कि अंदर से ये सब पूरा का पूरा रणनीति चल रहा है और ये फ्यूचर में होगा भी। ओके दोस्तों, तो ऐसी अपडेटेड खबर लाता रहूँगा, मेरे थॉट्स शेयर करता रहूँगा। आप प्लीज़ सपोर्ट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, आगे भी अपने दोस्तों के साथ भेजो तो सपोर्ट हो जाएगा, थोड़े आगे बढ़ाने में हेल्प करो। थैंक यू वेरी मच।